खुश आमदेद। ये थर्मोडायनामिक्स का इब्तदाई कोर्स है और ये एक बड़ा ज़रूरी और ख़ूबसूरत मज़मून है। इसकी तारीख़ कुछ 300-350 साल पुरानी है, जब हमने ये जाना कि दरअसल गर्मी और तवानाई असल में एक ही चीज़ है कि एक को दूसरे में तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं हाथ को यूं रगड़ूं तो इधर गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि जो मैंने काम किया है वो फिर गर्मी में तब्दील हुआ, और गर्मी को हम काम में भी तब्दील कर सकते हैं। यही वजह है कि हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी के अंदर, जिसके जलने से पिस्टन आगे चलता है और उससे पहिया घूमता है। अब पहला सवाल तो ये कि थर्मोडायनामिक्स कहाँ कहाँ ज़रूरी है, इसका इतलाक़ किधर होता है। फिज़िक्स के हर शोबे में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंजीनियरिंग में। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बिजली का प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो हर इंजीनियर को ये जानना पड़ता है कि तवानाई कितनी अंदर आती है, कितनी बाहर जाती है, कि उसका थर्मोडायनामिक हिसाब उसके पुर्जे पुर्जे में क्या होता है। या फिर अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो अगर मिसाल के तौर पर आपकी फैक्ट्री में फर्टिलाइज़र तैयार होता है या अद्वियात तैयार होती हैं या कोई और अद्वियात तैयार होती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि फ्री एनर्जी किस मिक़दार में है, एंट्रोपी किस हिसाब से यहाँ से इस प्रोसेस में बढ़ती है, और तभी आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर मुख्तलिफ़ अज्जा को मिलाया जाए तो उससे क्या चीज़ बरामद होगी। अलबत्ता ये नहीं जान सकते कि किस रफ्तार पे, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स की तो बात करते हैं, लेकिन दरअसल थर्मोडायनामिक्स सिर्फ आपको ये बता सकता है कि क्या मुमकिनात हैं। किस रफ्तार पे होता है ये एक अलग मसला बनता। हाँ, और अगर आप माहौल को समझना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये कि ग्लेशियर किस रफ्तार पर पिघल रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड समंदरों में किस हिसाब से जज्ब होती है, या अगर आप समंदर के अंदर जो करंट्स हैं उनको समझना चाहें, ये सब थर्मोडायनामिक्स के दायरे में आती हैं। तो गर्ज़ ये कि बायोटेक्नोलॉजी से लेकर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक जा सकते हैं, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती। मगर ये सारी चीज़ें ज़मीन पर है ना। आसमान में देखिए तो सितारों के अंदर जो कुछ होता है वो भी थर्मोडायनामिक्स तय करता है कि सितारा कब और कैसे ख़त्म होगा, और क्या ये ब्लैक होल बनेगा। हाँ, ब्लैक होल ये हमारा एक और मौजू है, मगर ये बहुत हैरत की बात है, मेरे लिए कम से कम ये बहुत हैरत की बात है कि ब्लैक होल का थर्मोडायनामिक्स के साथ एक जोड़ बनता है। और आज स्टीफन हॉकिंग की वजह से हम उसके मरहून मिन्नत हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने हमें ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स के कवानीन भी साबित करके दिखाए हैं। चलिए इसकी तरफ तो हम शायद ना जा सकें, हम आहिस्ता आहिस्ता इस मजमून को समझेंगे। अगरचे इसको बहुत मैथमेटिकल अंदाज में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में मजमून को समझने के लिए सबसे पहले एक तस्वीरी शक्ल दी जाए, तो यूं फिर हमारे जहन के अंदर एक तस्वुर बनता है जिसको फिर हम मैथमेटिक्स की मदद से आगे बढ़ा सकते हैं। ये कोई ठंडा जिस्म है, अगर इसके साथ कोई गर्म जिस्म जोड़ा जाए, कुछ देर इंतजार करने के बाद ये दोनों नीम गर्म होकर रह जाएंगे। हमें नहीं पता कि इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन ये यकीनी बात है कि जो गर्म जिस्म है वो ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा था वो कदरे गर्म होगा, और अगर एक तीसरा जिस्म इनके साथ जोड़ा जाए तो फिर कुछ भी नहीं होगा, और इन तीनों का दर्जाए हरारत एक ही होगा। गर्मी हमेशा
गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाती है, यानी कि इसकी सिमत एक ही होती है। यह मुमकिन नहीं कि गर्मी ठंडे से गर्म की तरफ जाए। टेम्परेचर या दर्जा हरारत, इसको हम बाद में अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन आर्जी तौर पर यह समझ लीजिए कि ये वो चीज है जिसे हम किसी हरारत पैमा या थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। गर्मी क्या है? दरअसल ये वो तवानाई है जो हरकत में है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जैसा कि यहां पर तवानाई गर्म से ठंडे की तरफ जा रही है। लेकिन फिर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर तवानाई क्या चीज है? इसका जवाब यह है कि तवानाई वो शय है जिसके सबब तब्दीली आती है। कैसी तब्दीली? मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी जिस्म को धक्का दूं, यानी कि उसके ऊपर काम करूं, तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, गोया कि उसकी तवानाई में इजाफा हो जाता है। दूसरी मिसाल, फर्ज कीजिए कि मैं दो अज्जा को मिलाता हूं, मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनके मिलाप से तवानाई खारिज होती है। या फिर एक एटम जब टूटता है तो उसमें से भी तवानाई निकलती है। लेकिन गर्मी एक बहुत खास किस्म की तवानाई है। इसको आप हर की तवानाई के बराबर न समझें। इस जिस्म के अंदर जो अज्जा हैं, वो अगर बेतरतीबी से रैंडमली हरकत कर रहे हों, तभी हम ये कह सकते हैं कि वो जिस्म गर्म है, कि उसके अंदर तवानाई गर्मी की सूरत में है। हां, आप पूछ सकते हैं कि उस जिस्म के अंदर वो कौन से जर्रे हैं जिनकी हरकत की वजह से गर्मी तवानाई की सूरत में मौजूद होती है। ये जर्रे मॉलिक्यूल यानी सालिमें हो सकते हैं, या एटम हो सकते हैं, या रोशनी के जर्रे फोटॉन्स हो सकते हैं, या न्यूट्रिनोज, या कोई और किस्म का जर्रा। बस ये जरूरी है कि ये बेतरतीबी से रैंडमली इधर उधर हरकत कर रहे हों, और जितनी ज्यादा इनकी हरकत होगी उसी हिसाब से वो जिस्म ज्यादा गर्म होगा। लिहाजा यहां देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये गर्म जिस्म है, मगर इसके अंदर है क्या? इसके अंदर हो सकता है कि एक खास किस्म का एटम हो, या मॉलिक्यूल हो, या इसमें फोटॉन्स हो। इधर क्या है इससे भी हमें गर्ज नहीं, हम बस ये जानते हैं जब ये और ये आपस में जुड़ जाते हैं, इनका थर्मल कांटेक्ट होता है, तभी यहां से गर्मी इसकी तरफ जा सकती है। एक नई इस्तिलाह, थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के माने हैं ठहराव। जब दो अजसाम जोड़े जाते हैं और जब गर्मी ना इधर से उधर जाती है ना उधर से इधर आती है, तो हम ये कहेंगे कि ये दो अजसाम थर्मल इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए हैं। और ये तभी हो सकता है जब दोनों का दर्जा हरारत बराबर हो, जब इनमें गर्मी का दर्जा बराबर हो चुका हो। थर्मोडायनामिक्स के 4 कानून हैं। जो जीरोथ लॉ है उसका मैं यहां जिक्र करता चलूंगा। इसको हम जीरोथ लॉ इसलिए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल आया है। अगर जिस्म ए और जिस्म बी ठहराव की हालत में है, यानी कि इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, और अगर जिस्म ए और जिस्म सी भी ठहराव की हालत में है, तो फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहना है कि बी और सी भी ठहराव की हालत में होंगे, गोया के बी से सी में ना सी से बी में कोई गर्मी जा सकेगी। हरारत पैमा कई किस्म के हो सकते हैं, और इनका बुनियादी उसूल यह है कि कोई ऐसी मादी सिफत तब्दील होती है
गर्मी पहुंचाने से। तो यहां देखिए कि यहां पर कोई अल्कोहल या मर्क्यूरी या कोई माया की सूरत में मादा है, जब इसे गर्म किया जाता है तो इसका हुज्म बढ़ता है। ये कदरे ठंडा है, ये उससे ज्यादा गर्म है, और ये उससे भी ज्यादा गर्म है। ये हो सकता है कि कोई थर्मामीटर किसी कंपनी का बना हो, दूसरा किसी और का बना हो, किसी में कुछ लिक्विड हो, दूसरे में कुछ और हो, लेकिन अगर ये ठीक बनाए गए हैं तो इन सब की रीडिंग्स एक ही होंगी अगर इनको एक ही दर्जा हरारत पे रखा गया हो। गोया कि इनको कैलिब्रेट किया जा सकता है। ये एक और किस्म का थर्मोमीटर है, लेकिन इसमें कोई धात इस्तेमाल की गई है। तो जब इसको गर्मी पहुंचाई जाती है तो इसका हुज्म बढ़ता है और ये सुई आगे बढ़ती है। इस थर्मोमीटर यानी इंफ्रारेड थर्मोमीटर का उसूल कार दूसरों से मुख्तलिफ है। इस थर्मोमीटर से यह जाना जा सकता है कि माथे पर से किस रफ्तार पर तवानाई खारिज हो रही है। इस काम के लिए हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इस्तेमाल करना होगा। खैर, ये हमने अब तक पढ़ा नहीं, आइंदा पढ़ेंगे। माथा जितना ज्यादा गर्म होगा उसी हिसाब से यहां से तापकारी ज्यादा निकलेगी और वो इसमें दाखिल होगी, जिसके बाद ये मालूम होगा कि इस शख्स का दर्जा हरारत कितना है। एक पुराना लेकिन बहुत अहम किस्म का हरारत पैमा वो है जिसमें किसी गैस को इस बर्तन में बंद किया जाता है और इस गैस का हुज्म मुस्तकिल रखा जाता है। तो गैस इसमें है, यहां भी है और इस सतह को बराबर रखा गया है। इधर कोई मर्क्यूरी है या अल्कोहल है, कोई ऐसी चीज है, तो जब गैस को गर्म किया जाता इसका दबाव बढ़ता है, वो दबाव फिर यहां पर पहुंचता है, वो इस मर्क्यूरी को ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चूंकि ये रबड़ या किसी और ऐसी चीज का बना हुआ है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही दबाव यानी प्रेशर ज्यादा होगा, और आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि यहां पर जो दबाव है, प्रेशर है, वो असल में इसकी कसाफत, एक्सेलरेशन जी और इस ऊंचाई, इन तीनों को जोड़कर हम प्रेशर जानते हैं। अब फर्ज कीजिए कि हम इस गैस को गर्म करते हैं बर्फ के दर्जा हरारत से लेकर पानी के उबलने तक, और इससे दबाव बढ़ता चला जाएगा और आखिर यहां तक पहुंचेगा। ये तकरीबन एक सीधी लकीर है, स्ट्रेट लाइन है। मुख्तलिफ गैसें, मसलन ये अगर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या कोई और गैसें हैं, जब आप इनको गर्म करते हैं मसलन 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक, तो एक गैस ज्यादा फैलती है, एक उससे कम और एक उससे भी ज्यादा कम। अगर आप इन लकीरों को पीछे की तरफ खींचते चले जाएं तो जाहिर है कि एक हद के बाद आप इससे ज्यादा ठंडा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये गैसें जमने लगती हैं, माया में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन बिलफर्ज आप इनको जोड़ते चले गए तो फिर आप इस नुक्ते पर पहुंचेंगे, यानी कि तीनों लकीरें एक जगह पर पहुंचती हैं और इससे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, यानी दर्जा हरारत की हद, इससे ज्यादा ठंडा करना मुमकिन नहीं। दर्जा हरारत की कई इकाइयां हैं यहां पर, डिग्रीज फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्रीज केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में पानी 100 डिग्री पर उबलता है और 0 पर मुंजमद होता है, बर्फ में तब्दील हो जाता है। लेकिन
केल्विन में ये बर्फ का दर्जा हरारत 273 है और ये उबलता है 373 डिग्री केल्विन पर। नीचे की तरफ आप चलें तो सिफर यहां पर है और कार्बन डाइऑक्साइड इस दर्जा हरारत पर जम जाती है। चलिए हम अब कुछ जायजा लगाते हैं कि केल्विन स्केल पर मुख्तलिफ अजसाम के दर्जा हरारत कितने हैं। तो अगर आप पानी ले लीजिए तो पानी 373 डिग्री केल्विन पर है, यहां तांबा पिघलने लगता है। सूरज की सतह तकरीबन 5000 डिग्री केल्विन है। जो सोलर कोरोना है, यानी कि जो सूरज पर उछलते कूदते गैस के मरगोले आपको दिखाई देते हैं, वहां दर्जा हरारत तकरीबन 1 मिलियन डिग्री केल्विन है। सूरज के अंदर दर्जा हरारत उससे 10 गुना ज्यादा है, यानी कि 10 मिलियन। हाइड्रोजन बम उससे भी ज्यादा गर्म है, उससे तकरीबन 10 गुना ज्यादा। दूसरी तरफ अगर आप चलें तो खैर लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन ये तो आजकल आप खरीद भी सकते हैं मुख्तलिफ तजर्बात के लिए, मगर ये सिर्फ कोई 2 या 3 डिग्री पर होता है। अलबत्ता जो कम से कम दर्जा हरारत है जिस तक अब तक हम पहुंच पाए हैं वो 10 ताकत -10 डिग्री केल्विन है, 10 to the power -10। क्या इसे और ज्यादा ठंडा किया जा सकता है? हाँ, हो सकता है कि अगले साल ये -10, -11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स का तीसरा कानून है वो ये बताता है कि आप एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच नहीं सकते, यानी कि आप उसके नजदीक जरूर जा सकते हैं, बहुत करीब जा सकते हैं, लेकिन ठीक सिफर पे 0 डिग्री केल्विन पर आप नहीं पहुंच सकते। ये थर्मोडायनामिक्स का तीसरा कानून है।